इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसे एपीजे अब्दुल कलाम लेन कहा जाता है। ठीक वहां मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा जूम इन करके बताए, वहीं पर आज एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के समापन के लिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को पूरा देश देख रहा था। तमाम वीवीआईपी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वहां पर मौजूद थे और ऐसे में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लास्ट होता है। कहा यह जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट है वो लो इंटेंसिटी का था, 3 से 4 गाड़ियों के शीशे फूटे हैं, लेकिन उसके बावजूद इजराइल एम्बेसी के पास में इस ब्लास्ट के पीछे का मैसेज क्या है? क्या यह आतंकी हमला है? क्या किसी तरह के मैसेज देने की कोशिश की गई है? ये सारी पड़ताल आज मास्टर स्ट्रोक में हम करने वाले हैं और इसीलिए मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मनोज हमारे साथ, मनोज वर्मा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनोज वर्मा, यहां क्या किस तरीके की साजिश हो सकती है बताने के लिए मौजूद है, क्योंकि मत भूलिए ये जो लेन है एक टाइम पर औरंगजेब लेन कहा जाती थी और अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि नीरज राजपूत भी मौजूद हैं। इजराइल और भारत के रिश्तों को लेकर नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहां क्या कर रहे हैं, क्या कुछ उनको मिल सकता है बताने के लिए इंद्रजीत राय हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना मैं चाहती हूं। बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, बड़ी खबर जो है वो ये है कि अब से कुछ देर पहले एफएसएल की टीम जो है यहां से सबूत इकट्ठा करके पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि एक के बाद एक बड़ी तारीखों को इस तरीके के बार बार हिंदुस्तान की सरजमी पर हमले क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मनोज है। मनोज, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जी एक सेकेंड, हाँ अच्छा, मैं आपको रोकना चाह रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। धरना स्थल पर बैठे किसानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इसीलिए यहां मैं बात करूं उससे पहले ओपी तिवारी का रुख करते हैं, क्योंकि उनके पास ये रिपोर्ट आ रही है विश्वसनीय सूत्रों की तरफ से। ओम प्रकाश, जरा मुझे ये बताइए कि क्यों बढ़ा दी गई है सुरक्षा, क्या वजह है? देखिए रूपका, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में हुए इस बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की खुफिया एजेंसियों को ये शक है कि जहाँ जहाँ भी किसानों के धरना स्थल हैं वहाँ पर भी असामाजिक तत्व कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अपने तमाम स्पेशल कमिश्नर्स को ये आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी इन किसानों के धरना स्थल हैं वहाँ चारों तरफ से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर दी जाए। अभी तक जितनी सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा वहाँ पर सिविल ड्रेस में ऐसे लोगों को तैनात कर दिया जाए जो किसी भी अवांछित शख्स को देखकर उसे पकड़ सकें। अगर उसके पास कोई हथियार है या बम है तो उसको भी देखकर वो उसको पकड़ सकें। सूत्रों के मुताबिक ये शक है कि कोई आतंकवादी इन धरना स्थल के आसपास किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। रूबिका, तो खबर यह है कि पुलिस ने किसानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का धमाका हुआ है ऐसी कोई अनहोनी वहां उन धरना स्थलों पर ना होने पाए, इसीलिए पुलिस ने, खासकर दिल्ली पुलिस ने ये जो सिक्योरिटी है और ज्यादा टाइटन कर दी है। मनोज, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब से कुछ देर पहले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर ने बातचीत की है। वहां के फॉरेन मिनिस्टर के कोई भी शख्स जो इसमें लिप्त है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण था। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जब ये धमाका हुआ तब उससे कुछ ही देर बाद जो बीटिंग रिट्रीट थी वो प्रोग्राम शुरू होने वाला था। 5:05 की ये कॉल थी जब ये दिल्ली पुलिस को मिली है, फायर ब्रिगेड को मिली है। तुरंत दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दस्ता यहाँ पर पहुंचा है, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है और तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था जहाँ पर ये तमाम। मनोज, मुझे ये बताइए अभी कौन कौन
अभी भी भीड़ दिख रही है, कुछ लोग अभी निकले थे, बताया गया कि वो एफएसएल की जो टीम थी वो यहाँ से निकल चुकी है। तमाम जो एविडेंस थे एफएसएल की टीम ने वो यहाँ से इकट्ठा कर लिया। अभी आपने देखा होगा तस्वीरों में कि वहाँ पर झाड़ू भी लगा दी गई है। वो भी जो चीज़ें इकट्ठी हैं वो भी एफएसएल के साथ ही जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एविडेंस थे वो एफएसएल की टीम ने इकट्ठा कर लिए हैं। और अब ये किसकी साजिश थी, क्या साजिश थी, इसका खुलासा तो दिल्ली पुलिस की ओके मनोज, साजिश के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी लूँ उससे पहले नीरज जरा मुझे ये बताइए, आज का दिन इजराइल और हिंदुस्तान के रिश्तों को लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण था, 29वीं वर्षगांठ, और ऐसे में इस तरीके का धमाका, ये धमाका बड़ा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बस एक मैसेज देने की कोशिश। रूबिका, इससे पहले मैं वर्ष 2012 लेके चलता हूं, जब इजरायली डिप्लोमेट की कार को वो यहीं से निकले थे, इसी एम्बेसी से निकले थे, और यहां से महज 1 किलोमीटर 13 फरवरी को यहां पर 1 किलोमीटर दूर तुगलक रोड पुलिस थाने के बिल्कुल ठीक करीब ही एक मूविंग आईडी लगाई गई थी और उसको टारगेट किया गया था। तो ये दूसरी बार है 8 सालों में जब इजरायली एम्बेसी को टारगेट किया गया। अब मैं एक बार आपको इजरायली एम्बेसी लेके चलता हूं, फिर आपको बताता हूं कि उस वक्त जो सुरक्षा की बात अभी जो आज विदेश मंत्री कर रहे हैं वो अब क्यों कर रहे हैं। जब वो ब्लास्ट हुआ था वर्ष 2012 में, उसके बाद से पूरी एक कंपनी जो थी वो इस इजरायली एम्बेसी के बाहर तैनात रहती थी, हमेशा पुलिस की तैनात रहती थी। आज भी थी। आज नहीं है, आज नहीं, कैंप नहीं है, आज वो बाहर टेंट लगा रहता था, वहां पर पुलिस की सुरक्षा रहती थी। कई 4-5 सालों तक रही वो सुरक्षा, उसके बाद से लगता है शायद वो हटा दी गई। फिर उसके बाद इजरायली एम्बेसी, क्योंकि खुद अपने आप में जो मोसाद है, इजरायली एम्बेसी है, वो खुद अपने आप में बहुत अपने आप में सक्षम है, तो उन्होंने शायद मना किया हो या फिर सिक्योरिटी रिव्यू किया गया हो, इसलिए हटा दिया गया। और अब देखेंगे जो ब्लास्ट हुआ था, जो पिछली बार हुआ था वर्ष 2012 में, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जब इजरायली डिप्लोमेट की कार यहाँ से निकली, उसके पीछे से बाइक सवार गए और पीछे से आईडी लगाई थी, वो 1 किलोमीटर दूर था। और इस बार जो ब्लास्ट हुआ ठीक इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल बाहर हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा कहीं ना कहीं हटा दी गई थी या रिव्यू किया गया होगा, तो इसलिए हटाई गई होगी और इसीलिए ब्लास्ट किया गया। आज 25 साल है इजरायली जो एम्बेसी है, इजराइल जो है हमेशा से निशाने पर रहा है, जो गल्फ कंट्रीज हैं और खासतौर से इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लिए। और ईरान उस वक्त जो वर्ष 2012 में जो टारगेट किया था, उसके जो तार थे वो ईरान से जुड़े हुए पाए गए। इसीलिए इजराइल ने इसको बिल्कुल, हमारी तरफ से फिर भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ मिस्टिफ खेलने की कोशिश की हो, लेकिन इजराइल की तरफ से कह दिया है कि ये आतंकी हमला ही है। मेरे सहयोगी इंद्रजीत भी मौजूद है। इंद्रजीत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आज दिन भर हुआ क्या, कैसे ब्लास्ट की खबर आई? 5:05 बीटिंग रिट्रीट वहां पर, और यहां पर होता है धमाका। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से और उसके बाद और समझने की डिटेल में कोशिश करेंगे। बीटिंग रिट्रीट की गूंज में धमाके का शोर। गणतंत्र दिवस के तीसरे ही दिन राजधानी दिल्ली एक धमाके से दहल उठी। धमाका छोटा और लो इंटेंसिटी का जरूर था, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक गई। वक्त था शाम के 5:05। राजधानी में परंपरागत तौर पर गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह चल रहा था और इस जगह से कुछ दूरी पर ही एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर हुआ था और इस जगह से इजराइल का दूतावास महज 150 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से करीब 500 मीटर आगे आप देख रहे होंगे, ये 2 बसें खड़ी हुई हैं डीटीसी की। ये रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इस रास्ते को ही पहले से ब्लॉक कर रोक दिया है। ये आप देखिए रोड क्लोज, कॉर्डन ऑफ किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवान मौजूद है। तो बहुत अहमियत है इस रोड की, क्योंकि लुटियंस जोन का ये सबसे चर्चित एरिया है, सबसे प्रमुख रोड है। एपीजे अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड, इन दोनों रोड्स पे बहुत सारे वीआईपीज रहते हैं, कई एम्बेसीज हैं, होटल्स है, क्लर्जेस होटल है, जस्ट बगल में ये होटल ताज है, आपको दिखा दे, होटल ताजमहल है और ये ताजमहल का ही एरिया है। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका होते ही दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई और फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों की टीम भी फौरन मौके पर पहुंची और जो शुरुआती जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक बम एक पेड़ और ग्रिल के बीच रखा हुआ था, जिससे उसका असर सड़क की ओर हुआ। विस्फोटक के साथ एक बॉल बेयरिंग भी मिला है, लेकिन मौके से कोई बैटरी या इलेक्ट्रिक डिवाइस बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने और अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली के लिए, क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ है, जांच जो है पूरी चल रही है ये देखने के लिए कि क्या तरह का ब्लास्ट हो सकता है, क्या उसमें किस तरह का एक्सप्लोजिव यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। उससे भी लिंक पता चलता है कि आखिरकार कहां तक तार जुड़े हो सकते हैं इस ब्लास्ट के। वैसे तो यह धमाका बेहद कम इंटेंसिटी का था और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ धमाके वाली जगह पर मौजूद 3 गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए।
ये उस धमाके से जुड़ी गाड़ियां हैं जिनके शीशे धमाका होते ही चकनाचूर हो गए। हालांकि इससे ना तो कोई जख्मी हुआ और ना ही कोई दूसरा नुकसान। धमाका होते ही सभी केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ गईं और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके बारे में जानकारी ली, क्योंकि ब्लास्ट भले ही छोटा रहा हो, लेकिन ये जिस जगह पर हुआ है वहां परिंदे के भी पर मारना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जाता है। वारदात वाली जगह से पीएम आवास 2.8 किलोमीटर दूर है, जबकि इस जगह से राष्ट्रपति भवन की दूरी महज 2.9 किलोमीटर है। धमाके वाली जगह से विजय चौक की दूरी 2.1 किलोमीटर है। यहीं पर बीटिंग रिट्रीट समारोह हो रहा था। संसद भवन भी धमाके वाली जगह से सिर्फ 3.3 किलोमीटर दूर है और केंद्रीय सचिवालय की दूरी महज 2.5 किलोमीटर है। इस रोड पर आगे आप थोड़ी सी आगे जब बढ़ेंगे तो कई राज्यों के जो भवन हैं वो हैं। जोधपुर हाउस इसी, नागालैंड भवन इसी रोड पर है। कई महत्वपूर्ण सड़क है और यही रोड सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए भी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये रोड अगर आप बात करें तो आगे सीधा तुगलक रोड से मिलते हुए सीधा प्रधानमंत्री आवास के लिए भी ये रोड जाती है। जहां पे ये ब्लास्ट बताया जा रहा है उस ब्लास्ट के 2 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री जी का आवास है। तो इस रोड की बहुत सारी अहमियत है। इस धमाके ने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा दी है, क्योंकि दिल्ली में धमाका पूरे 8 साल बाद हुआ है। इससे पहले 13 फरवरी 2012 को इजराइल के राजनयिक की कार पर हमला हुआ था। उससे महज 5 महीने पहले ही 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका हुआ था। हैरानी की बात यह है कि यह धमाका भी ठीक उसी जगह पर हुआ है जहां 2012 में इजराइल के राजनयिक की कार पर हमला हुआ था। एक बार फिर उस जगह पर धमाका होना और पूरे 8 साल के बाद दिल्ली में ऐसी वारदात होना चिंताजनक जरूर है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जिस तरह से हरकत में आई हैं, उससे ये तय है कि इस हरकत को अंजाम देने वाले जल्द ही सामने आ जाएंगे। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहती हूं कि हमारे यहाँ एस जयशंकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्होंने कुछ देर पहले वहां के फॉरेन मिनिस्टर, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गाबी केशनाजी से बात की है और उच्च अधिकारियों की भी आपस में बातचीत हुई है। और इस बातचीत में भारत ने आश्वासन दिया है कि यहाँ इजराइल के एम्बेसी, दूतावास के बाहर जो भी धमाका हुआ और जिसने भी ये करने की कोशिश की है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी को लेकर पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारत ने ली है और ये भी कहा है कि यहाँ जितना जल्दी हो सके उस कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश होगी कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी मौजूद हैं। एक्सपर्ट के तौर पर अगर मैं कहूँ इंद्रजीत, तो मुझे जरा ये बताइए कि इस वक्त वहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा होगा और मैं चाहूंगी आप वहाँ की तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। यहाँ अभी इस वक्त क्या हो रहा है? टीम तो पहुँच गई है सबूत लेकर। देखिए, सीन ऑफ क्राइम है, पहले इसको कॉर्डन ऑफ किया गया था। यहाँ पे जो भी मटेरियल, जो केमिकल या जो भी जला हुआ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल था उसको कलेक्ट किया गया है। कलेक्ट करने के बाद स्पेशल सेल को हैंडओवर किया गया है। ये सारा मटेरियल लैब में जाएगा। लैब के बाद ही जांच के बाद ये तय होगा कि एक्सप्लोसिव कौन सा था, क्या मटेरियल यूज़ किया था, जो छर्रे थे वो किस टाइप के थे, या जो और डेटोरेट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ हुआ था वो क्या था। तो इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें जाँचकर्ताओं को मिलेंगी। देखिए, पहली बार खबर ये आ रही है कि इजराइल ने अब मान के चल रहा है, इजराइल आशंका जताई है कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है। अब आतंकवादी हमला इतनी लो इंटेंसिटी का, बिल्कुल ये एक सवाल है, लेकिन जब तक ये एग्जामिन नहीं हो जाता कि केमिकल कौन सा यूज़ किया गया है, एक्सप्लोसिव कौन सा यूज़ किया गया है। मान लीजिए प्लास्टिक एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया है, तो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव दिल्ली में आसानी से नहीं मिलेगा, तो वहाँ से कनेक्शन ज़रूर जा सकता है कि आतंकवादी हमला है। लेकिन अगर लोकल एक्सप्लोसिव, जिसे हम बारूद कहते हैं या गन पाउडर कहते हैं, अगर वो उसमें जाँच में आया कि ये मिला है, तो ये कहा जा सकता है कि लोकल लेवल पर इस बम को असेंबल किया गया है और यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि बम में पटाखे की तरह आग लगाई गई है। उसको एक मैकेनिज्म बनाया गया है, गाड़ी से जो अभी तक सामने आ रहा है ड्रॉप किया गया है, उसके बाद रिमोटली उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये बम बनाना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बना सकता है। ये बात तय है, जिसने भी बनाया है वो एक लेवल की क्रिमिनलिटी है। तो ये तय होगा लैब से जो नतीजे आएंगे। कितना वक्त लग जाएगा लैब से नतीजे? देखिए, मुझे लगता है चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, इजराइल की एम्बेसी का मामला है, इजराइल के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे, ऑफ द रिकॉर्ड भले शामिल हों। ये देर रात तक मुझे लगता है कि एटलीस्ट केमिकल की रिपोर्ट की एक्सप्लोसिव कौन सा था, विस्फोटक कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये रिपोर्ट देर रात तक आ जानी चाहिए। सिक्योरिटी के लिहाज से नीरज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी, आप वहाँ पर मौजूद थे।
पूरे के पूरे ये लुटियन दिल्ली है। ये मैं अगर कहूँ इजरायली जो एम्बेसी है वो लुटियंस के दिल में है, बिल्कुल सेंटर में। ऐसे में यहाँ पर कोई भी इत्मीनान से, आराम से ऐसा कोई एक्सक्लूसिव रखकर चला भी जाए, पकड़ में भी ना आए, ये कैसे? बहुत बड़ी सवाल खड़े करती है ये दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर, सुरक्षा एजेंसियों की। और यहाँ पर सिर्फ ये इजरायली एम्बेसी नहीं है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर स्पेन की एम्बेसी भी है यहाँ पर, और इससे ठीक पीछे ताज मानसिंह होटल भी है, बिल्कुल वीवीआईपी एरिया है। और जहाँ पर उस वक्त जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद था, जहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सब वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर सुरक्षा का पूरा पैराफेरनी ने लिया था, एसपीजी ने अपनी सुरक्षा घेरे में लिया हुआ था। लेकिन महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये बम ब्लास्ट हो जाता है, उस जगह पर हो जाता है जो कि वीवीआईपी एरिया है, लुटियन जोन है यहाँ पर। तो ये सवाल खड़े करता है कि किस तरह से कहीं ना कहीं सुरक्षा और इंटेलिजेंस की भी चूक कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी बम ब्लास्ट इजरायली एम्बेसी के बेहद करीब ही हुआ था और इजरायली डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया गया था। वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि इनकी इंटेलिजेंस जो बड़े हाई लेवल की होती है, मोसाद इनकी जो है स्पेशली काम कर रही होती है, और ऐसे में ये ना पता लग पाना, शायद इसी वजह से बार बार एक चीज मिस्चिवस एलिमेंट का बार बार जिक्र। बिल्कुल, ये दोनों चीज हो सकती है, बड़ा टारगेट भी हो सकता था, क्योंकि देखेंगे अगर इजरायली एम्बेसी वहां से थोड़ी सी दूर पे जिन्होंने भी पैकेट फेंका, थोड़ा सा पैनिक किया होगा, उन्होंने गिराया वहां पर, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है शीशे टूटे हैं उनके गाड़ियों के। और पिछली बार जो हुआ था वो मूविंग आईईडी थी, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है एक मूविंग आईईडी को बनाने के लिए और उसको करना होता है। लेकिन इस बार क्या मिस्चीवियस था, क्योंकि आज 25वीं वर्षगांठ भी है, 29वीं वर्षगांठ है भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों की। तो ऐसे में सवाल खड़े करता है कि क्या ये जानबूझकर टारगेट किया गया, क्या ये भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर भी निशाना बनाया गया कि इन दोनों देशों की दूसरी बार अटैक होना, कि दोनों देशों के संबंध जो बहुत अच्छे माने ये कड़ी आप बता रहे हैं। दूसरा, मनोज मुझे आप एक और चीज समझाइए इस लिहाज से कि ठीक है, इजराइल और हिंदुस्तान के वो जो आधिकारिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी, पीवीआर नरसिम्हा के मौजूदगी में हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल इस कड़ी को जोड़ते हुए भी आता है कि जहां जिस सड़क पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कभी औरंगजेब लेन कही जाती थी और उसके बाद इसको बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया। क्या इस एंगल से भी इस वक्त जांच हो रही है? देखिए, तमाम एंगल से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है, 3 टीमें बनाई गई हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 टीमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बनाई गई हैं और तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस के पास वो फुटेज आ चुकी है, उसमें एक कार देखी गई है, कार के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो लोग जो थे एक कोई चीज फेंक कर, कोई पैकेट था वो फेंक कर आगे निकल आप ये बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में ये सब दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब उस आगे के रूट की सीसीटीवी जो मैं बस ये बता देना चाहती हूँ, ये देखिए कुछ अधिकारी जो हैं वो अब क्राइम सीन से दोबारा लौटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये इंटेलिजेंस के भी हैं, एफएसएल की जो टीम है उसके भी कुछ लोग मौजूद हैं। इंद्रजीत जरा बताइए, अब इस पूरे इलाके को खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए? देखिए, अभी नहीं खोला जाएगा, रात तक एटलीस्ट बंद रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी लैब में सैंपल जाते हैं, कई बार होता है कि सैंपल अनकंक्लूसिव है, मटेरियल प्रॉपर नहीं है, तो दोबारा टीम आती है सीन ऑफ क्राइम पे दोबारा। पर अभी झाड़ू भी लगाया गया? वो झाड़ू इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं हो जाती। जो भी मटेरियल वहाँ पे पड़ा है उस सारे मटेरियल को इकट्ठा करके प्रिजर्व किया जाएगा। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है या मिलेगी, एक कागज का टुकड़ा पड़ा है या मिट्टी यहाँ ज़्यादा पड़ी है या व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक एक चीज़ जांच करने वाले जो अधिकारी हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हर एक इंफॉर्मेशन जैसे इसीलिए आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे को इकट्ठा करके और उसके बाद उसे लैब पर ले जाया जाए। मनोज, आप अपनी बात खत्म कीजिए, क्योंकि ओम प्रकाश तिवारी के पास एक बड़ी खबर आ रही है, पहले जरा उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास जो है ये एनडीआर रेंज को ये मामला दे दिया गया है और पीएस कुशवाहा के नेतृत्व में ये इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें उसको एलोबरेट करके देखने की कोशिश की जा रही है कि जो गाड़ी यहाँ पर आई थी वो कितनी बार आई थी और उस गाड़ी का नंबर क्या है। ये भी हो सकता है कि उस गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी हो वो जाली रही हो, लेकिन फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर कोई एक बड़ा सुराग निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे इस बम धमाके को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। रूबिका। ओके, ओम प्रकाश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब एक टीम को गठित कर दिया गया है, एक अधिकारी के नेतृत्व में ये टीम बहुत जल्द पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर हुआ क्या है। वरुण का रुख करूंगी इसलिए क्योंकि वहां सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि यहाँ इजरायली एम्बेसी पर जो धमाका हुआ उसका सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों से क्या लेना देना, क्योंकि वहां पर पुलिस ने इन किसानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जरा वरुण का रुख करते हैं। वरुण, वहां से क्या अपडेट आपके पास आ रहा है?
देखिए बिल्कुल रूबिका, निश्चित तौर पर जो सिक्योरिटी है सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल बढ़ाई गई है। सबसे अहम बात मैं ये बता दूं, पिछले 2 महीनों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया कर्मियों को इस पॉइंट पर रोक दिया गया। ये कौन सा पॉइंट है? ये आंदोलनकारी जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ बढ़ने का पॉइंट है। चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ से करीब 200 मीटर आगे वो बैरिकेडिंग है जिसके पार जो आंदोलनकारी किसान है वो बैठे हुए हैं। तो हम हमेशा वहां तक उस बैरिकेडिंग तक जा पाते थे, लेकिन आज हमारे को करीब 200 मीटर पहले ही रोक दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किस तरीके से कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की, दिल्ली फोर्स की लगातार यहाँ पर घूम रही है। RAF के जो जवान है वो आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जरूर है, क्योंकि पहले से ही कई इंटेलिजेंस इनपुट थे कि जो ये आंदोलनकारी इतनी बड़ी संख्या में बैठे, इनके बीच में अगर कोई भी इस तरह का एलिमेंट चला जाए, किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो काफी भयावह हो सकता है। और उसी आशंका के चलते अब पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और खास तौर से पुलिस के लिए जो चिंता का सबब है वो ये बॉर्डर है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स की डिप्लॉयमेंट बेहद बढ़ा दी गई है। और सबसे अहम बात, अब आगे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। जहां आंदोलनकारी बैठे हैं वहां से करीब हम 300 से 400 मीटर पहले खड़े हैं और इसके आगे अब जाने की इजाजत आज से नहीं दी जा रही है। जी, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होती है, यानी SOP होता है, उसके तहत वो तमाम इलाके, वो तमाम इंस्टीट्यूशन, वो सारी VVIP बिल्डिंग जहां पर सिक्योरिटी हमेशा से पुख्ता होती है, उसे हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है। और यही वजह है कि CRPF के जवान आपको यहाँ पर सिक्योरिटी में तैनात नजर आ रहे हैं। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे थे। औरंगजेब लेन का APJ अब्दुल कलाम लेन में परिवर्तित होना, इजराइल दूतावास के यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होना, और वो भी 29वीं वर्षगांठ पर, जब हिंदुस्तान और इजराइल जो है अपने रिश्तों को जगजाहिर करने लगे थे। इससे पहले तो चुपके वो बड़ा इनफॉर्मल किस्म का रिश्ता था, लेकिन उसके बाद दुनिया को बताकर ये इस रिश्ते को, यानी आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय रिश्ता जो है शुरू हुआ था, उसकी वर्षगांठ आज थी। तो इसको कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, मैं जैसा कि बता रहा था कि तमाम एंगल दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, कोई भी एंगल इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं ये बता रहा था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इस पूरी जांच के अंदर इस पूरे इलाके में लगी CCTV फुटेज, क्योंकि जो पहला सुराग है वो CCTV के थ्रू ही मिला है। और अब आगे के जो CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार वो कार कहाँ पर चली गई। तो ओके, CCTV फुटेज, ऑलराइट, CCTV को खंगाला जा रहा है। और यहाँ पर कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, कुछ हलचल हुई है और मेरे जो कैमरा पर्सन हैं वो देखिए किस तरीके से वहाँ आगे की तरफ भागे। चले आइए ज़रा देखें वहाँ क्या देखने को मिलता है। मनोज, कुछ कमिश्नर साहब थे, लेकिन कुछ अभी ऑफिशियली कुछ बोला नहीं उन्होंने। जी यहाँ पर मौजूद, जी वो यहाँ पर मौजूद थे, तभी से मौजूद थे यहाँ पर। और आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जब उन्होंने मीडिया कर्मियों को देखा तो वो यहाँ से दोबारा चले गए हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपसे कुछ देर पहले जो होम मिनिस्टर हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह, उनसे अजीत डोभाल, यहाँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव, और आपको ये बता दें कि IB के जो मुखिया हैं उन्होंने पूरी डिटेल रिपोर्ट उनको दी है, उनको अवगत करवाया है कि क्या हुआ है, ब्लास्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और अब आगे क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके के बैरिकेड्स इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बड़ी खबर आ रही है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र के गृह अब से कुछ देर पहले वहाँ हाई अलर्ट की बात गई है महाराष्ट्र में। अब जरा आपको ये बता दूं कि मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ जो कुछ भी इजरायली एम्बेसी पर हुआ है, ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट जरूर था, लेकिन अब सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि महाराष्ट्र में भी जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ देर पहले वहां के गृह मंत्री ने ऑर्डर दे दिए हैं, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई, नागपुर, पुणे में ये हाई अलर्ट घोषित किया गया है। फिर आपको ये बता दूं कि न सिर्फ इस इलाके में, लुटियंस दिल्ली में, जो कि VVIP इलाका है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही।
आज दिन भर सिंघू बॉर्डर पर मैं आपको ये जो रिपोर्ट है अब आपको देखनी चाहिए, क्योंकि दिन भर वहाँ पर हंगामा हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो जहाँ किसान धरना कर रहे थे पहुँचे, वहाँ पर एक स्कफल सा हुआ, तलवारें लहराना शुरू कर दिया लोगों ने। आज दिन भर वहाँ सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ है उसके लिए एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर के 1 बजे का वक्त रहा होगा जब अपने आप को स्थानीय निवासी बताने वाले कुछ लोग आ गए और दावा किया कि वो बॉर्डर खाली करवाने आए हैं। सिंघू बॉर्डर पर जहां 2 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब पिछले 2 दिनों से यहां पर स्थानीय लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर खाली करवाने की मांग को लेकर के। नारेबाजी आप सुन सकते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के ये कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। 20 जनवरी को जो लाल किले से किसान के रूप में भेड़ियों ने हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उन सब भेड़ियों को यहाँ से भगा पाएंगे। और दूसरी बात, सब दिल्ली देहात इतना परेशान हो चुका है। पहले हम भी सोचते थे कि किसान है, लेकिन नहीं, सच्चा किसान अपने घर और अपने खेत में है, रोड पे नहीं है। यहाँ के हम सारे यहाँ के लोकल क्षेत्रवासी हैं। हमारे यहाँ पर करीब 15 से 20 गांव में 20 गांव से यहाँ पे सारे 15 से 20 गांव से इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। सामने किसानों के टेंट थे, सिंघू बॉर्डर खाली करो की नारेबाजी हो रही थी, भारी संख्या में पुलिस भी तैनात थी और यहाँ पर हाथ में तिरंगा लिए हुए भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी किसान भी अपने टेंटों के बाहर दिखने शुरू हुए। इधर भीड़ की एक ही मांग थी कि बॉर्डर खाली करो। इसको खाली कर दो, हमारी यही मांग है बस। जो पब्लिक को परेशानी हो रही है वो नहीं हो। गांव से लोग आए हैं यहाँ पे करीब 50 गांव के लोग हैं। इन लोगों का दावा था कि वो स्थानीय लोग हैं, लेकिन किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का दावा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रोटेक्टर मीडिया को तो नहीं आने दे रहा, पानी नहीं आने दिया, आम लोगों को तो बंद किया गया। ये लोग कैसे आ गए? राष्ट्रीय झंडा हमारा भी है, नहीं स्थानीय लोग हमारे साथ है, स्थानीय लोग नहीं है, ये भाजपा के आदमी है। अच्छा, हाँ। और ये क्या इनका मकसद क्या है यहाँ पहुँचने? इनका मकसद है कि आपस में भाई भाई को लड़ाना, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं है। ये पूरा हंगामा करीब 45 मिनट तक चलता रहा और अचानक से करीब 1:45 बजे माहौल हिंसक हो गया। स्थानीय लोगों ने किसानों के टेंटों में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू कर दी और स्थानीय लोग जो यहाँ पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे वो किसानों के टेंट की तरफ पथराव कर रहे हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर। स्थिति यहाँ पर लगातार गंभीर होती जा रही है और मेरी आंखों के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर चला रहे हैं, लाठियां फेंक रहे हैं और यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त तनाव है। आंसू गैस के गोले चला रही है पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। पत्थरबाजी तो पहले ही यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, चार्ज किया जा रहा है, लोग यहाँ घायल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक प्रदर्शनकारी किसान को स्थानीय लोग पीट रहे हैं, पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। तब तक किसान भी हिंसक हो गए थे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं रही, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया।
बाद में पता चला कि ये दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाने के SHO प्रदीप पालीवाल हैं। मारी है तलवार, लेके गए इसे तलवार मारी इसने, उसी ने आपको तलवार मारी है। थोड़ी देर के बाद यह हिंसा रुकी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। 15-20 मिनट के तांडव के बाद और एक कह सकते हैं कि एक झड़प के बाद जो है वो स्थिति फिलहाल अब शांति यहाँ पर वापस आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान वापस अपने कैंप में चले गए हैं, टेंट में चले गए हैं, वहीं स्थानीय लोगों को भी भगा दिया गया है। 2 महीने से जो आंदोलन किसानों का कम से कम सिंगू बॉर्डर पर शांति से चल रहा था, वो स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद टकराव और हिंसा में बदल गया। अंत में कुछ शरारती तत्वों ने वही कर दिया जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ था। सिंगू बॉर्डर के इस धरना स्थल के पास में ही गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है। यहाँ पर 3 अलग अलग टावर हैं, जिन पर किसानों के झंडे और कुछ धार्मिक झंडे टंगे हुए थे। लेकिन जो स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इन टावरों पर चढ़कर तिरंगे टांग दिए। जैसे ही ये लोग यहाँ तिरंगा टांग कर जा रहे थे, हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने उन्हें रोक दिया। आप लोगों ने ये तिरंगा झंडा लगाया है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? दीपक नाम है जी, यहीं लोकल का रहने वाला हूँ। आपका संदेश ये है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो इन्होंने खालिस्तानियों ने अपने झंडे लगाए थे, झंडा उतारा ऊपर से, जो खालिस्तान वालों का था। नहीं, यहाँ पे खालिस्तान का झंडा थोड़ी था, ये तो एक धार्मिक मेमोरियल है। या खालिस्तान का झंडा थोड़ी, खालिस्तान का पहचान है खालिस्तान के झंडे? हमारी नजर में तो सारे खालिस्तान है। अब बताओ। वहीं पर कुछ किसान भी खड़े थे, जिन्हें इन युवकों ने झंडे उतारने के बाद दिए। लेकिन ये स्थानीय युवक यहाँ पर हंगामा खड़ा करने ही आए थे। वो लगातार जहरीली बातें कर रहे थे। इन युवकों ने यहाँ मौजूद 2 सिख किसानों से ही बहस करनी शुरू कर दी। हम कह रहे हैं और 6 फुट लंबा तिरंगा लगाओ, और डंडा बड़ा करके लगाओ, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मगर हम कह रहे हैं ये गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है, इधर बानी लिखी हुई है, थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट करो। दूसरी बात, ये झंडों को मत फेंको। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत इंडिया जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। खालिस्तान मुर्दाबाद को नहीं बोलते, खालिस्तान का झंडा क्यों नहीं बोलते हैं लोग? हम जैसे हम बोलते भारत माता की। लेकिन ये बताओ, खालिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन ये बताओ, आप बोलो। चलो, यहाँ पे कोई बात हो रही है, यहाँ इंडिया की बात हो रही है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। आप डरिए मत। ये बताइए, ये बताइए, ये बताओ, खालिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। मैं खालिस्तान को बोलूं, क्यों बोलूं? हिंसा करिए, आंदोलन करिए अपना। लाल टी शर्ट में आप जिस युवक को देख रहे हैं, ये लगातार भड़काऊ बातें कर रहा था। इसने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर पुलिस 10 मिनट दे दे तो 11वें मिनट में वो धरना स्थल खाली करवा देगा। अगर हमें सरकार 10 मिनट दे देना तो 11वें मिनट में कोई नहीं काम। इसीलिए तो रैली चली थी, वो सिंगू बॉर्डर से चली थी, झंडा लहराया, सिंगू बॉर्डर आई थी। तो यही हमारी नजरों में खालिस्तान बात गलत है, लेकिन वो खालिस्तान का झंडा कोई है ही नहीं हमारी नजर में। ये खालिस्तानी जो है बैठे, जो यहाँ से रैली लेके गए वहां से लाए। सिंगू बॉर्डर का यह हंगामा आज भले ही थम गया हो, लेकिन हालात देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोशिशें फिर हो सकती हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इजरायली एम्बेसी के पास, जहाँ पर आज एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है और लगातार वहाँ पर जांच टीमें जो हैं वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव आए थे, मौजूद हैं अभी भी, लेकिन हमारी नज़र लगातार किसान आंदोलन पर भी मौजूद है। और इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज दिन भर पॉलिटिक्स होती रही है किसान आंदोलन को लेकर। ये किसान आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन जो है वो ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए क्योंकि पहले आपको वहां पर मनीष सिसोदिया जाते हुए दिखते हैं, राकेश टिकैत जहां धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उसके बाद जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर ठीक 4:30 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आज दिन भर किसान आंदोलन पर सियासत चमकाने की जो रेस है वो चलती रही। और अब आपको दिखाते हैं कि कौन कितना आगे और पीछे सियासत करने में इस किसान आंदोलन में। पहले कैमरा, फिर एक्शन, फिर ड्रामा। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला।
और अब पॉलिटिक्स। सरकार इनसे बात करने के बजाय उनको धमका रही है। करीब 2 महीने पहले नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद से किसी सस्पेंस थ्रिलर में तब्दील हो गया है, जिसमें कहानी हर पल एक नया मोड़ ले लेती है। किसान आंदोलन की फीचर फिल्म में अब नया तड़का लगा है पॉलिटिक्स का। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। किसान आंदोलन की पॉलिटिक्स का पर्दा जब उठ गया तो फिर किसी के भी पीछे रहने का सवाल नहीं। राहुल गांधी ने भी वही किया। किसानों के कंधे पर सवार होकर उन्होंने सरकार पर भी वार किया और लाल किले पर हुए शर्मनाक हुड़दंग के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी वो नेता है जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करे बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करें। मैं राष्ट्र भर से अपील करती हूं कि राहुल गांधी के जितने भी मंसूबे हैं उन्हें हम सबको मिलकर नाकामयाब करने होंगे। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से बार बार यही दावा किया जाता रहा है कि यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन एक बार आंदोलन का पर्दा उठने के बाद सब कुछ साफ होने में देर नहीं लगी। पॉलिटिक्स में तुरंत ही एक्शन भी आ गया। पानी अलाउड है नहीं? बस ऑर्डर दे दीजिए, लिखित में ऑर्डर, लिखित में ऑर्डर है तो ऑर्डर दे दिखा दीजिए। जिस तरह सियासत के रंग किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह किसान आंदोलन में भी सियासत अपने अलग रंग दिखा रही है। सिंघू बॉर्डर पर नेताजी का एक्शन दिखा तो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे नेताजी का इमोशन। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे। रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वैसे तो किसान आंदोलन में सियासत का जोड़ तोड़ शुरू से शामिल था, लेकिन जैसे किसी सस्पेंस फिल्म के सबसे बड़े किरदार की एंट्री इंटरवल के बाद होती है, ठीक उसी तरह से इस आंदोलन में जारी राजनीति से पर्दा लगभग 2 महीने बाद उठा और इसकी शुरुआत हुई राकेश टिकैत के इमोशनल अत्याचार से। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। 28 जनवरी की रात गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने आंसू क्या बहाए। किसानों की जमीन से अपनी राजनीति की जमीन बचाने की कोशिश में जुटे नेताओं को लगा कि अब कैमरे के सामने आने का वक्त आ गया है और इसकी शुरुआत की खुद को किसान नेता कहने वाले आरएलडी नेता अजीत सिंह ने, जिन्होंने टिकैत को सबसे पहले फोन करके उनके आंसू पोंछे और सुबह होते होते अपने बेटे जयंत चौधरी को गाजीपुर बॉर्डर भेज दिया। जयंत चौधरी यहाँ पर आए हुए हैं, राकेश टिकैत भी मौजूद हैं मंच के पास और गाजीपुर पर हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से कल रात में एक बड़ा ड्रामा हुआ, उसके बाद आंदोलन यहाँ रुका हुआ है। सर क्या कहेंगे आज के लिए? कल उठ गया था पूरी तरीके से, फिर आंदोलन रोज नया दिन होता है, नया सवेरा होता है। वैसे तो जयंत चौधरी को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन इस विरासत का उन्होंने क्या हश्र किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ बाकी है शायद उसे ही बचाए रखने के लिए उन्हें किसानों के मंच की जरूरत पड़ गई है। हमारा दिल साफ है, किसानों के लिए हमारा दिल धड़कता है और रहेगा। इसका हल निकालना चाहिए सरकार को। बहुत देख लिया इन लोगों ने, बहुत झेल लिया, लेकिन ये आज भी तैयार है, आज भी डटने को, यहाँ बैठने को तैयार है। इस भावना का सम्मान सरकार को करना होगा। दिल्ली में राकेश टिकैत से हमदर्दी जताकर अपनी सियासी गाड़ी को जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर की ओर मोड़ दिया, जहां किसान पंचायत लगी थी। यहां पहुंचते ही जयंत ने मंच संभाला और फिर खुलकर यह बता दिया कि उनके किसान आंदोलन में पसीना बहाने की असली वजह क्या है, और मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने गंगा जल लेकर कसम भी खिला दी। जो किसान के साथ नहीं
वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं होता, वो देश का भक्त नहीं होता। मेरा प्रस्ताव ये है, सुन लो, आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। किसान आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है और दिल्ली की कुर्सी इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है। इसीलिए उन्हें भी लगा कि बिना वक्त गंवाए किसानों के ऊपर सवार हुआ जाए। इसीलिए मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे तो पार्टी के दो बड़े नेता सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। दलील किसानों के लिए पानी पहुंचाने की थी, लेकिन पुलिस मौके की नजाकत को देखते हुए ढाल बनकर खड़ी हो गई और फिर शुरू हुआ ड्रामा। पानी जो है जीने का सबसे पहला साधन है, उसको पुलिस ने सामने रोकर झूठ भी बोल रहे हैं, कह रहे थे 10 मिनट हुए हैं। रात से हमारे टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, रात से इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कहते हैं टैंकर्स को हम अंदर नहीं जाने देंगे और कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से आदेश तो कहते हैं लिखित में दिखाओ। वैसे तो आम आदमी पार्टी पहले भी किसान आंदोलन की बिसात पर आगे बढ़कर सियासत की बैटिंग कर रही थी, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा तो उसने स्कोर बढ़ाने के लिए जोर लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमीन पर उतारकर पार्टी के मुखिया ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला। लिखा, राकेश जी, हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। मोर्चा ट्विटर पर खुला तो और भी नेता एक्शन मोड में आ गए। दंगल में अखिलेश यादव भी कूदे। लिखा, जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ, तब समझो दम भी सत्ता के दिन अब बचे हैं 4। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन जिस तरह से पटरी पर उतरा, उसे संभालने के लिए उसके नेता जितनी कोशिश कर रहे हैं वो और भी डीरेल होता जा रहा है। किसान नेता शुरू से ही इस बात का दम भरते थे कि आंदोलन शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक है, लेकिन अब न इसे कोई शांतिपूर्ण कह सकता है और न ही गैर राजनीतिक। हाँ, पल पल बदलती तस्वीर के मद्देनजर इसे सस्पेंस थ्रिलर जरूर कहा जा सकता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम रोड और यहीं ठीक वहां पर आप देखिए दूसरी तरफ जो है मौजूद है इजराइल एम्बेसी, जहां पर आज एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है। अब से कुछ देर पहले यहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव पहुंचे और उन्होंने जो कुछ कहा है आपको सुनना चाहिए। एनवेलप लिफाफा मिला हुआ है जिस पर कुछ मेंशन है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताना चाहूंगा इस समय पे, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन में हर्ज होता है। सर, ये टेरर कुछ है या फिर मिसचीवियस आपको लग रहा है अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में? अभी इसको हम इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? ओपिनियन देना उस गलत होता है। चीजें को इन्वेस्टिगेट कर ले फिर बात करें। थैंक यू। दिल्ली पुलिस। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जो स्पॉट है जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर से एक एनवेलप मिला है और उस एनवेलप पर लिखा हुआ है टू इजराइल एम्बेसडर। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी ये खबर है कि, लेकिन इसमें भी एक जांच का विषय ये है कि उस एनवेलप को कुछ नहीं हुआ, वो एनवेलप बिल्कुल साफ था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा कर रहा है। और दूसरी बात ये भी कि जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि जो बॉम्ब था उसको मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबा करके उसके ऊपर एक लकड़ी का प्लाईवुड रखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो टीम है उसको ऐसा लगता है जांच के दौरान, जो शुरुआती जांच हुई है, कि शायद कोई वॉक करने के लिए आता और वो शिकार हो जाता। लेकिन तमाम एंगल से अभी भी दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो जारी है और इसका खुलासा जल्द ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।